हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट। इसका आप एंड सुनोगे ना, आप हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे, इतना कमाल का। और आप एग्री भी करोगे कि हाँ सर ऐसा तो हमारे साथ भी होता है ना। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जिसको लिखा है वासंता सूर्यान, है ना। चलिए इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। मृदु नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी तापी उसकी दादी का नाम है, उसके साथ अपनी आंट रुक्कुमणि के घर गई। वहाँ अपने कजिन्स लाली, रवि और मीना से वो मिली। रवि और मीना उसे घर के बैकयार्ड यानी कि पिछले भाग में ले गए, जहां उन्होंने बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा छिपा कर रखा था। रवि ने उसका नाम महेंद्र बताया, महेंद्र बाहुबली, जो मृदु को बहुत इम्प्रेसिव लगा। लाली वायलिन यानी कि सितार बजाना सीख रही थी। म्यूजिक मास्टर म्यूजिक सिखाने के उनके घर पर आया करते थे। एक बैगर यानी कि भिखारी पिछले एक वीक से रुक्कुमणि के घर रोज आ रहा था। रुक्कुमणि उसे तंग आ गई थी और उसने उसे दोबारा वहां आने से रोक दिया था। बैगर भिखारी ने बच्चों को अपने नंगे पैरों के जो सोल यानी कि तलवों पर बड़े बड़े गुलाबी फफोले पड़ गए थे, छिलके पड़ गए थे, वो दिखाए। मृदु इस कंक्लूशन पर पहुंची कि भिखारी के पास चप्पलों की एक पैर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अपनी चिंता को, अपनी जो इच्छा थी उसे दिखाने के लिए उसने मीना और रवि को सजेशन दिया कि अगर उनके पास घर में चप्पलों का कोई एक्स्ट्रा जोड़ा है तो वो भिखारी को दे दे। अ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये खोज उन्हें वरांदा यानी कि जो बरामदा था वहाँ पर म्यूज़िक मास्टर के चप्पलों तक ले गई। उन्होंने वो म्यूज़िक मास्टर के चप्पल भिखारी को दे दिए, दान कर दिए। कुछ टाइम बाद म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आए तो उन्होंने अपनी चप्पलों को नहीं देखा, खो गया, ऐसा कुछ दिखा उन्होंने कि मेरे चप्पल नहीं है, कहाँ गए। वो असंतुष्ट होकर चप्पल को इधर उधर ढूंढने लगे। इस मामले की जो सूचना थी वो रुक्कुमणि को दी गई। उसे इसमें बच्चों का हाथ होने का शक हुआ। जब ये बात कंफर्म हो गई कि बच्चों ने वो चप्पल यानी कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल भिखारी को दे दी गई तो उसने गोपू मामा की चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। उसने वही किया जो बच्चों ने पहले किया था। म्यूज़िक मास्टर को दी गई चप्पलें उसकी अपनी नहीं थी। वो हैरान थी कि गोपू मामा क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी गई है ना। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक छोटी बच्ची मृदु मद्रास जो अब चेन्नई है, उसमें अपनी दादी तापी और अपने दादा थाथा के साथ रहती थी। एक दिन दोपहर के टाइम तापी उसे उसके कजिन्स लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए आंटी रुक्कुमणि के घर ले जाती है। मुस्कुराते हुए रुक्कुमणि ने झटके से दरवाज़ा खोला। रवि और मीना भागकर बाहर आए और रवि मृदु को घर के अंदर खींच के ले गया। मृदु ने इसका विरोध करते हुए कहा, अरे ठहरो, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो। उसने उन्हें ब्लैक स्लीपर्स, वहाँ एक जोड़ा पड़ा था, एक पैर पड़ी थी, उसके पास अच्छी तरह से रख दिया। वो बड़े बड़े स्लीपर्स हकीकत में मिट्टी लगी होने के कारण ग्रे दिखाई दे रहे थे। हर एक स्लीपर के ऊपर उंगलियों के क्लियर मार्क्स दिखाई दे रहे थे। पैरों की दो बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान लॉन्ग, लंबे, है ना, और स्क्राउनी यानी कि धुंधले थे। वो किसके स्लीपर थे? इस बारे में सरप्राइज होने के लिए मृदु को
बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि रवि उसे आंगन के पिछले भाग में एक बिटर बेरी बश है ना, एक कड़वी जो बेरी का झाड़ होता है, उसकी घनी झाड़ियों के पीछे वो खींच कर ले गया। वहाँ टाट की वो इनर वाली एक रेत से भरी हुई एक फटी हुई जो फुटबॉल थी, उसके अंदर एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा पड़ा था, जो नारियल का जो हाफ शेल होता है, कोकोनट का शेल, उसमें से दूध चाट रहा था। मीना ने कहा, ये आज हमें सुबह ही गेट के बाहर मिला था। वो बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। ये बात सीक्रेट है, किसी को बताना मत। अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है तो वो हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएगी। रवि बोला, लोग हमें हमेशा जानवरों के साथ काइंड यानी कि दयालु बनने की सीख दिया करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं यानी कि जब हम उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं जानवरों के साथ, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे उस डर्टी क्रीचर को यहाँ मत लाओ। क्या तुम जानती हो कि किचन से ज़रा सा दूध लाना भी कितना मुश्किल है? पाती ने अभी अभी मुझे हाथ में गिलास लिए हुए देखा था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं इसे पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने मुझे देखा कि मुझे उसे बहकाने के लिए बहुत सा दूध खुद पीना पड़ा। फिर वो मुझसे गिलास वापस मांगना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा, पाती मैं इसे खुद ही दो दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको तकलीफ क्यों दूं? उसे शक होने से पहले ही मुझे दौड़कर दूध इस कोकोनट के शेल में डालना पड़ा, और जब मैं दौड़कर वापस गया और गिलास धोकर उसे वापस किचन में रख दिया। जब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई दूसरा तरीका, मुझे लगता है अब हमें ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन? अच्छा, बिल्ली के इस छोटे से बच्चे का नाम महेंद्रन है? मृदु इंप्रेस हुई। ये तो एक रियल नेम है, किसी क्यूट बिल्ली के बच्चे का कॉमन नाम नहीं लगता। हकीकत में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। इन शॉर्ट, अगर तुम चाहो तो MP पुनई कह सकती हो। वो बिल्ली का एक बहुत ही फाइन ब्रीड है। जरा उसके बालों को तो देखो, शेर की गर्दन के बालों के जैसे। और क्या तुम जानती हो, एंशियंट पल्लव, जो पल्लव राजा थे, उनका निशान क्या था? नहीं जानती क्या? ही लुक एक्सपेक्टेडली एट मृदु। उसने मृदु को ध्यान से देखा। मृदु जोर से हंस पड़ी। क्या तुम सोचती हो मैं मजाक कर रहा हूं? रवि ने कहा। अच्छा, जरा वेट करो, मैं किसी टाइम तुम्हें दिखा दूंगा। ये क्लियर है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए हंस रही हो। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने मिस्टीरियसली ढंग से कहा। अच्छा, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो हमने वहाँ एक स्टैचू देखा था जिसका नाम थाता एस्ट्रेता। सच तो ये है कि ये महेंद्रन उसी एंशियंट कैट, प्राचीन बिल्ली का डिसेंडेंट यानी कि वंशज है। साइंटिफिकली कहे तो ये उस शेर का और कोई नहीं, पल्लव शेर, जो एक पल्लव लाइन वंश के एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, उनका एक राज्य चिन्ह का प्रतीक है। रवि एक बिटरबेरी बश यानी कि एक कड़वी रसबरी के जाड़ी के चारों ओर एक टहनी के ऊपर नीचे हिलाते हुए वो घूम रहा था और ये बातें बोल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। ये बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि मारजार के सिवा और किसी के वंशज नहीं है। ऋषि मारजार की वंशज है। हाँ, ज़रा मैं तुम्हें याद दिला दूँ, एंशियंट इजिप्ट में लोग
बिल्लियों को पूजा करते थे। उसे अपनी आवाज़ से कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु एक दूसरे की ओर देखा। मृदु ने पूछा, इस बात का किसी बात से क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली उस इजिप्टियन कैट गॉड, इजिप्ट के मार्जार जो देवता है, देवता नहीं, गॉडेस बेस्टेट, नहीं, देवी बेस्टेट की वंशज है। हाँ, ये सच है। क्या ऐसा है? अच्छा, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लवों के एक जहाज में, शिप में छिपकर वो यात्रा करने वाले यात्री थे, और उसका वंशज महाबलीपुरम का ऋषि मार्जार था, जिसका वंशज ये बिल्ली है। रवि ने अपनी टहनी को महेंद्र की ओर दिखाते हुए कहा, यहाँ ये MP पुणे। अपने पर बहुत ही खुश होते हुए उसने जोर से हंसा। यही है वो एंशियंट इजिप्ट का एक वंशज, ऋषि मार्जार का एक वंशज, MP पुणे। महेंद्र ने घबराकर ऊपर की ओर देखा। वो इस समय वो जो कोकोनट का शेल था उसके किनारे पर अपने पंजे को तेज कर रहा था, लेकिन रवि की डरावनी हंसी से भी ज्यादा बुरी आवाज थी खिड़की से निकलती हुई वो क्रीच क्रीच की आवाज, करकट की आवाज। वो किसकी आवाज थी मैं अभी बताता हूँ आपको। कितनी वियर्ड थी ये आवाज। अगर मृदु डर से चौंकी ही थी, MP पुणे के तो डर से होश ही उड़ गए थे। उसके उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो ऊपर कूदा और सुखाने के लिए रखी हुई लाल मिर्च की एक बाम्बू की टोकरी की ओर वो जोर से दौड़ा। इसके नीचे छिपने की कोशिश करते हुए उसने कुछ मिर्च अपने ऊपर उलट दी। वो दर्द में बुरी तरह से चिल्लाया, म्याऊ, म्याऊ। क्रीचिंग जो आवाज आ रही थी, वो आवाज वो अभी भी आ रही थी। ये कौन सी आवाज है? ये क्या शोर है? मृदु ने पूछा। रवि गुर्रा कर बोला कि वो लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। वो कभी कुछ सीख नहीं सकेगी। म्यूजिक टीचर रेलगाड़ी की सनसनाहट की तरह वायलिन बजाता रहता है, जबकि लाली की वायलिन की जो रेलगाड़ी है वो हर समय उसकी तरह पटरी से उतरती रहती है। मृदु सरक कर खिड़की के पास पहुंची। लाली थोड़ी ही दूरी पर बैठी थी। वो अपनी वायलिन और उसकी डोरी, अपनी तार को ऑकवर्ड तरीके से पकड़े हुए थी। वो बिल्कुल ऑड। उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी और उसकी आंखें कंसंट्रेशन से चमक रही थी। उसके सामने अपनी पीठ का ज़्यादातर हिस्सा खिड़की की किए हुए एक म्यूज़िक टीचर बैठा था, जो बहुत ही बॉनी फिगर यानी कि बहुत पतला सा लग रहा था। उसके सिर के ज़्यादातर भाग पर बाल नहीं थे और उसके तेल से सने काले बालों का जितने भी बाल थे उसमें उसने तेल लगाया हुआ था, झालर की तरह। उसके कानों के पास गिर रही थी। वो झालर से उस पुराने फैशन बालों के गुच्छे की तरह लग रहा था। उसकी स्किन, उसकी चमड़ी पर गर्दन में सोने की एक चेन चमक रही थी और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ पर चमक रही थी, ऊपर और नीचे जब वो वायलिन बजाता था। एक बड़ा सा पैर उसकी सुनहरे किनारे वाली वेस्टी के कोने से बाहर निकला हुआ था। वो अपने बड़े बड़े पतले पंजों से फर्श पर ऐसे थाप दे रहा था। वो कुछ धुन गा रहा था। लाली अपनी वायलिन पर उसको फॉलो कर रही थी, उसका अनुसरण करती हुई लड़खड़ा रही थी। उसकी वायलिन उसके हाथ में लाचार, बिल्कुल हेल्पलेस और अनहैप्पी यानी कि दुखी लग रही थी। कितना डिफरेंस था। म्यूजिक मास्टर के सुर तैरते हुए लय और राग के इनविजिबल ट्रैक पर परफेक्टली
स्थापित होते हुए लग रहे थे। जैसे रवि ने कहा था, ये ऐसा था जैसे कि रेलगाड़ी के पहिए पटरियों पर परफेक्टली अनुकूल बैठ रहे थे और सनसनाहट करते जा रहे थे। मृदु वायलिन पर अनायास चलने वाले लवली म्यूजिक की एक जो रचना करने वाले उस ह्यूज बैरिंग, एक अंगूठी वाले हाथ की ओर टकटके लगाए वो देख रही थी। एक कर्कश आवाज़ फिर से डिस्टर्ब कर रही थी। वो आवाज़ थी लाली। लाली फिर से गलत म्यूजिक नोट बजा रही थी। बाहर के दरवाजे से, अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, बाहर के दरवाजे से एक दर्द भरी आवाज़ आई, अम्मा अम्मा। रवि की मदर ने पिछले वरांदा से, जहां वो तापी के साथ बैठकर बातें कर रही थी, उसने चिल्लाकर कहा, रवि उस भिखारी को भगा दो। पाती ने तापी को बताया, वो पिछले 1 वीक से हर रोज यहाँ आ रहा है और यही राइट टाइम है कि अब उसे भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर गए। भिखारी पहले से ही गार्डन में पहुंच गया था उनके घर पे और अपने आराम का इंतज़ाम कर रहा था। उसने अपने ऊपर का जो कपड़ा था वो नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया और इसके ट्रंक यानी कि जो तने का सहारा लेकर वो बैठ गया। थोड़ी सी झपकी लेने के लिए, जब तक कि उसने भीख उसकी वेट करने के लिए वो वहाँ पे वेट कर रहा था, मतलब बैठ गया, झपकी ले लेता हूँ। रवि ने रूडली कहा, गो अवे, भाग जाओ। मेरी पाती कहती है तुम्हारे लिए यही अच्छा टाइम है कि आप दूसरे घर को भीख के लिए ढूंढ लो। भिखारी ने पूरी तरह अपनी आंखें खोल ली और एक एक करके हर एक बच्चे पर नज़र डाली। एंड में एक चॉक्ड यानी कि एक जैसे दर्द भरी आवाज़, बहुत ही इमोशनल आवाज़ में उसने कहा, इस घर में रहने वाली लेडीज़ बहुत ही काइंड यानी कि दयालु है। पूरे सप्ताह भर मैंने इनकी जनरसिटी, इसकी दया पर ही अपना गुजारा किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे बाहर भगा देंगे। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, अम्मा अम्मा। उसकी दर्द भरी आवाज़ भले ही खिन्न हो लेकिन निश्चित रूप से वो कमज़ोर नहीं थी। ये उसके सूखे पेट में कहीं से डीप यानी कि गंभीर, एक स्ट्रॉन्ग रंबल कहते हैं ना कि एक गड़गड़ाहट की आवाज़ से शुरू हुई और उसके चेहरे से झपट कर बाहर निकल रही थी। उसके मुंह में बचे हुए दांत जो थे वो पान के चबाने के कारण ब्राउन कलर के हो चुके थे। रुक्कुमणि ने पुकार कर कहा, रवि उसे बता दो किचन में कुछ भी नहीं बचा है और उसे बता दो कि वो दोबारा यहाँ नहीं आए। वो तंग आ चुकी लग रही थी। रवि को ये सारी बातें भिखारी को दोबारा दोहरानी नहीं पड़ी। उसकी मदर ने जो कुछ कहा वहाँ उस नीम के पेड़ के नीचे उन सब के लिए सुनना बहुत आसान था, क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से कहा था। भिखारी उठकर बैठ गया और उसने गहरी सांस ली। उसने थकान भरी आवाज़ में कहा, मैं चला जाऊंगा, सिर्फ मुझे इस पेड़ के नीचे आराम तो कर लेने दो। गर्मी बहुत है। सड़क पर वो तारकोल, जो इससे रोड बनते हैं ना, ब्लैक कलर का तार, वो पिघल गई है। इतनी गर्मी है, मेरे पैर पहले ही फफोलों से भरे हैं। उसने अपने पैरों के तलवों पर बड़े बड़े गुलाबी छिलके वाले फफोलों को दिखाने के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाया। हालत बहुत ख़राब थी। मृदु ने मीना रवि को धीरे से कहा, मेरा अनुमान है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या घर में कहीं तुम्हारे पास कोई चप्पल का पुराना जोड़ा पड़ा है? रवि ने कहा, मुझे मालूम नहीं। मेरे चप्पल इतने छोटे हैं कि इसके पैरों में पूरे नहीं आ सकते, वरना मैं उसे ही दे देता। उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। भिखारी अपने ऊपर वाले कपड़े को हिलाकर वो झाड़ रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर की गर्मी के चमकने वाली
उस सड़क की ओर बहुत ही फियरफुली, डर के कारण देखते हैं ना कि अरे बाप रे मुझे फिर से इस गर्मी में बाहर जाना है, इस तरह से उसने भयभीत नज़रों से देखा। उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसके बड़े बड़ी आंखें भर आई। मीना तो रोने लगी। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। चुप रहो, रवि ने कहा। मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है का रोने से कोई फायदा नहीं होगा। 2 मिनट में वो उस सड़क पर अपने पैर जला रहा होगा। ये बातें करने का टाइम नहीं है। उसे एक पैर चप्पल, एक जोड़ा चाहिए, चप्पल की ज़रूरत है। पर हम चप्पल कहाँ से लाए? आओ आओ हम घर में ढूंढते हैं। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल दिया। जैसे ही मृदु ने वरांदा में कदम रखा, मृदु की आंखें उन और दिखाई देने वाली चप्पलों पर पड़ी जो उसने वहां पहुंचने पर देखी थी। जब वो इस घर पर आई थी तब देखी थी। रवि, रवि, उसने धीरे से कहा, ये चप्पल किसकी है? रवि मुड़ा और गंदे दिखाई देने वाले लेकिन बहुत मजबूत पुराने चप्पलों की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें उठाते हुए उसने कहा, ये सचमुच में ठीक ही माप है, ये उसके पैर में आ जाएंगे। मृदु और मीना नर्वसली उसके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे वापस गार्डन में गए। चप्पलों को उस ओल्ड मैन के सामने गिराते हुए रवि ने भिखारी से कहा, ये लो, इन्हें पहनो और वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को देखा, जल्दी से अपना टॉवल अपने कंधे पर डाला, चप्पलें पहनी और बच्चों को धीमी आवाज़ में ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चला गया। 1 मिनट में वो गली के मोड़ पर आंखों से ओझल हो चुका था। म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आए तो उसने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे मार्बल से खेलते हुए उन 3 बच्चों को यानी कि मृदु, मीना और रवि को घूर कर देखा। उसके बाद वो अपनी चप्पलों को वरांदा में जहां उन्होंने रखे थे वहां पे ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद उसने लाली को बुलाया। वो जल्दी से उसके पास पहुंचे। डियर बेटा, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु और मीना लाली और म्यूजिक मास्टर को वरांदा के हर एक कोने की खोज करते हुए चुपचाप वो देख रहे थे। वो रेलिंग के ऊपर देखते हुए और गमलों के नज़दीक उनके बीच में देखने के लिए झुकते हुए इधर उधर जल्दी जल्दी भाग दौड़ करने लगे थे। वो कहता जा रहे थे कि जो म्यूज़िक मास्टर थे वो बोलते थे कि वो बिल्कुल नई थी बेटा, उन्हें खरीदने के लिए वो इतनी दूर मार्केट रोड तक गए थे। तुम जानती हो वो मुझे 1 महीने की फीस की रकम में पड़े थे, महंगे थे। जल्द ही लाली अपनी मदर को बताने के लिए अंदर गई। दुखाई जो रुक्कुमणि थी वो दुखी लग रही थी और वो आई। पाती उसके पीछे पीछे थी। वो चप्पल कहाँ हो सकती है, ये सोचना कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा हकीकत में परेशान करने वाली बात है। कई सारे जो वेंडर्स हैं, फेरी वाले हो, वो दरवाजे पर आते रहते हैं। पाती ने चिंता व्यक्त की। रुक्कुमणि ने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने शुरू किया, बच्चों क्या तुमने, और तब वो ये देखकर अजीब ढंग से चुप हो गई और ज़्यादा धीरे बात करते हुए बोली कि वरांदा के आसपास किसी आदमी को छिपे हुए देखा है। उसकी आईब्रोज बीच में से एक तीखी वी शेप लाइन बना गई थी, एक दूसरी सीधी ज़्यादा कसी हुई लाइन उसके यूजुअली सॉफ्ट है ना, बहुत ही प्लीजेंट माउथ वो लग रही थी। रुक्कुमणि बहुत गुस्से में थी, ऐसा मृदु ने डर कर कांपते हुए सोचा। उसने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि रुक्कुमणि इतना परेशान नहीं होगी अगर उन्हें पता चल जाए कि उस बेचारे भिखारी के पैरों में फफोले थे। लंबी सांस लेकर अब फाइनली उसने बोल दिया, रुक्कुमणि, यहाँ एक भिखारी आया था, उसके पैरों में बहुत छाले थे।
हाँ तो रुक्मणी ने बहुत ही गुस्से से उग्र रूप धारण करते हुए उसने बोला। रवि की ओर उस रुक्मणी मुड़ी और उसने कहा, तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया करता है? पाती ने कर्रा कर कहा, आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था? महाभारत का कर्ण नहीं बताया था कि वो इतना दयालु और उदार था कि उसने जो कुछ भी उसके पास था वो सब दान कर दिया, अपनी गोल्ड इयररिंग्स वो भी दान कर दी। रुक्मणी गुस्से से बोली, अरे मूर्ख सिली, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीजें दान नहीं दी थी, उसने सिर्फ अपनी चीजें दान दी थी, तुमने किसी और की दान दे दी है। रवि ने तुरंत कहा, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी को पैरों में फिट नहीं आ रही थी इसलिए, और अम्मा वो उसे पूरी भी हो जाती तो फिर भी क्या आप उसे देने देती? आप बुरा नहीं मानती? रवि, रुक्मणी ने जो अब बहुत गुस्से में थी उसने कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय आप अंदर जाओ। वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पल जो उन्होंने अभी अभी ली थी, बहुत कम पहनी थी, वो लेकर आई। कौन? रुक्मणी। सर जी, आपको ये पूरी आ जाएगी, आपको शायद ये फिट आ जाएगी, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा बेटा बहुत शरारती है। म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने उन्हें खुशी नहीं दिखाते हुए उसे पहन लिया और फिर जो कहा, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैं समझता हूँ ये काम चला देगी। क्या करें, इन दिनों बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई आदर भाव रहा ही नहीं है। क्या करें, ये तो साक्षात हनुमान का अवतार, केवल राम जी ही ऐसे नटखट बालक की रक्षा कर सकते हैं, ऐसा म्यूजिक मास्टर ने कहा। रुक्मणी की आंखों में गुस्सा था। उसे रवि को बंदर कहकर पुकारना, भले ही वो पवित्र बंदर था, हनुमान जी के बारे में बात थी, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगा, उसे पसंद नहीं आया। वो सामने वाले दरवाजे के पास तन कर खड़ी हो गई। ये क्लियर था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर वहां से तुरंत चले जाए। जब वो अपनी नई चप्पलें पहनकर खड़खड़ाहट की आवाज करता हुआ चला गया तो उसने कहा, मृदु, अंदर आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। सच, तुम बच्चों को इसी तरह की बातों का विचार कैसे आ जाता है? भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर अपने चप्पल पहनकर नहीं जाते। जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की ओर जा रही थी तब वो अचानक हंसने लगी। हाँ, रुक्मणी हंसने लगी। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, अब वो बता रही है रुक्मणी, वो अपने जूते और सॉक्स उतारने पर वो अपनी चप्पल पहनने के लिए हमेशा उतावले होते हैं। हाँ, काम पर जाते हैं तो जूते और सॉक्स पहन के जाते हैं, जैसे ही आएंगे वो अपने चप्पल के लिए पूछेंगे। आज शाम जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी है तो तुम्हारे मामा क्या कहेंगे? बहुत ही कमाल। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके इसी तरह के एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।